Goodbye, Mr. Chips. Chapter number 14. Uh, Mr. Chips has joined for the second time Brookfield in order to help out Mr. Chatteris, who is very exhausted and who is unable to perform his duties in a very um, satisfactory way because he is physically not fit, and he requested Mr. Chips to rejoin Brookfield. Mr. Chips ने उनकी ये ऑफ़र जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ ही हैज़ ज्वाइंड Brookfield once again. He still kept on his rooms with Mrs. Wickett. Indeed, he still lived there, but every morning about 10:30 he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. Mr. Chips बाकायदा ब्रुकफील्ड जाने के लिए सुबह सुबह तैयार होते थे और just across the road as it was situated, so it was not a big deal for Mr. Chips to reach out there within no time. He felt very fit and the actual work was not taxing. परेशान कुन मुशक्क़त वाला या दिक्कत वाला कोई काम नहीं था. Just a few forms in Latin and Roman history, क्योंकि मिस्टर चिप्स की लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस ही उनका बेसिक सब्जेक्ट था, तो उसमें उनको वही काम उसी तरीके का काम दिया गया था. एंड द ओल्ड लेसन्स, इवन द ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, द सेम जो अबाउट द लेक्स कैनुलिया, ये सारे मिस्टर चिप्स की पहले जो इस चैप्टर में आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो वही कुछ था. और रॉल्सन ने जिस तरह से मिस्टर चिप्स की ओल्ड प्रोनाउंसिएशन पे एतराज़ किया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई एतराज़ नहीं था और मिस्टर चिप्स अपने ही तरीके से ओल्ड लेसन्स को दोबारा से वो जिस तरह से वो अपने एक ट्रेडिशनल वे में लेक्चर डिलीवर किया करते थे, ही वाज फ्री टू डू ऑल दोज थिंग्स. और मिस्टर चिप्स की गैर हाज़िरी में जब मिस्टर चिप्स स्कूल को छोड़ के जा चुके थे, तो उनके बाद कुछ स्टूडेंट्स की जनरेशन ऐसी आई थी जिनको उनके उन जोक्स के बारे में नहीं पता था. तो अब जैसे ही मिस्टर चिप्स ने दोबारा से ज्वाइन किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टर चिप्स के इन रवायती जोक्स के बारे में उनको नहीं पता था, दे केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और वही उसी किस्म का माहौल दोबारा से क्लास में मिस्टर चिप्स की एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से दोबारा से ये बन गया. There was a new generation that had not heard it, and he was absurdly gratified by the success it achieved. Lex Cornelia wala joke. He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे वो किसी म्यूज़िक हॉल में पहले एक गीत गा रहे थे और उसको मुकम्मल करने के बाद अब दोबारा से जब वो उस गीत के लिए स्टेज पे आए थे, तो वो पहले से भी ज़्यादा सक्सेस था. They all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly. कि इस एज में भी इतनी ओल्ड एज में भी उनको बच्चों के नाम और बच्चों के फेसेस बहुत जल्दी याद हो जाते थे. They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. कि मिस्टर चिप्स की चूँकि आदत थी कि वो जो भी नए स्टूडेंट्स आया करते थे ब्रुकफील्ड में एडमिशन लेके, उन नए स्टूडेंट्स को वो चाय पे इनवाइट किया करते थे और उनकी खातर मदारत करते थे, उनसे बाकायदा गुफ्तगू किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे. तो एक्चुअल उन मुलाकातों की वजह से मिस्टर चिप्स को न्यू स्टूडेंट्स के नाम और उनके फेसेस जो थे वो याद रहते थे. लेकिन स्टूडेंट्स ये समझते थे कि दैट इट वाज अ मार्वलस थिंग टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन दैट ओल्ड एज. He was a grand success altogether. In some strange way he did, and they all knew and felt it helped things. कि मिस्टर चिप्स ने जो चीज़ें तबाही की तरफ जा रही थी उनको बचाने के लिए मिस्टर चिप्स ने बड़े ही स्ट्रेंज वे में, बड़े ही हेल्पिंग वे में चीज़ों को हेल्प आउट किया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही फेल्ट नेसेसरी. मिस्टर चिप्स को अपनी अहमियत का असल अंदाज़ा इस वक्त हुआ क्योंकि मिस्टर चिप्स अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पिलर बन चुके थे ब्रुकफील्ड के लिए वॉर ईयर्स में, कि जब सब चीज़ें अपने एक अजीब किस्म के कैटास्ट्रॉफिक वे में जा रही थी, तो मिस्टर चिप्स का वहाँ पे होना उन चीज़ों को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी था.
अभी सिम्बॉलिकली भी इसका मीनिंग है कि जो आपकी ट्रेडिशंस होती हैं वही आपको इस किस्म के क्यास में बचा के रखती हैं। जब किसी भी तरह का क्यास सोसाइटी में या नेशंस में आते हैं तो उस नेशन की जो ट्रेडिशंस होती हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग हों, अगर उसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग हों तो फिर वो बच सकती है। तो मिस्टर चिप्स खुद जो है वो एक ब्रुकफील्डियन ट्रेडिशन है, ख़ुद एक चलते फिरते एक ट्रेडिशन आप कह लें कि वो समझे जाते हैं। तो मिस्टर चिप्स यहाँ पे ब्रुकफील्ड को सहारा देने के लिए एक ट्रेडिशन का ही काम दे रहे हैं। And necessary to something that was nearest his heart. Definitely it was Brookfield, an old Brookfieldian tradition. There is no sublimer feeling in the world and it was his at last. और इससे बुलंद, इससे बुलंद सबलाइमर बुलंद तरीन कोई ऐसी फीलिंग्स हो ही नहीं सकती हैं कि जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ को या एक उस ट्रेडिशन को बचाने के लिए आप काम कर रहे हो या उसको हेल्प आउट कर रहे हो। तो मिस्टर चिप्स को ये फीलिंग्स पहली दफ़ा महसूस हुई थी ज़िंदगी में। He made new jokes too about the OTC and the food rationing system and the anti-air raid blinds that had to be fitted on all the windows. उस ज़माने में चूँकि जंग का दौर चल रहा था तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ही क्रिएटेड न्यू जोक्स। OTC वहाँ पे जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप बन चुके थे ब्रुकफील्ड के आसपास ही, इवन कुछ जो थे वो ब्रुकफील्ड के प्लेग्राउंड्स में वहाँ पे उनकी ड्रिलिंग होती थी, वो प्रैक्टिस करते थे फ़ौजी जो थे। ठीक है, फूड राशनिंग सिस्टम के किस तरह लोगों को जंग की हालत में फूड प्रोवाइड किया जाता है और फ़ौजियों के लिए भी फूड, और एयर रेड होती थी हवाई हमले के लिए से बचने के लिए खिड़कियों पे ब्लाइंड्स डाल दिए जाते थे, पर्दे डाले जाते थे ताकि रोशनी बाहर ना जाए, क्योंकि जहाज़ों को जहाँ पे रोशनी नज़र आती थी तो उसका मतलब होता था यहाँ पे आबादी है, तो वो रोशनी देख के, रोशनियाँ देखने के बाद दे कुड अटैक देयर, और वहाँ पे अटैक से बचने के लिए वो लाजमी लगाने होते थे। There was a mysterious kind of risol that began to appear on school menu on Mondays. रसोल ये एक किस्म के फ्राइड मीट बॉल्स होते हैं, मतलब कोफ्ते जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड चिप्स कॉल्ड इट एबोरेंडम, मीट टू बी अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है टू बी हेटेड, कि जिसको बिल्कुल पसंद ना किया जाए। द स्टोरी वेंट अराउंड हर्ड चिप्स लेटेस्ट, स्टूडेंट्स ने इसको चिप्स का लेटेस्ट जोक समझा और सारे स्टूडेंट्स इसको बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और मिस्टर चिप्स की यही उनकी स्पेशलिटी थी कि वो हर किस्म की सिचुएशन में से जोक्स बना सकते थे और ऐसी चीज़ें जिनको इन्जॉय किया जा सकता था। Chatteris fell ill during the winter of 17 and again for the second time in his life, Chips became acting head of Brookfield. Chatteris की बीमारी के बाद, क्योंकि Chatteris was the principal of the school, so he was not able to perform his duties as a principal. So उसकी जगह पे मिस्टर चिप्स ने एक्टिंग हेड वो जो टेम्परेरी बेसिस पे प्रिंसिपल बनाया जाता है किसी भी इदारे का, तो टेम्परेरी तौर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। देन इन अप्रैल चेट्रिस डाइड, और उसी साल चेट्रिस की डेथ हो गई। एंड द गवर्नर आस्क्ड चिप इफ़ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन, कि क्या वो इस पूरे टाइम पीरियड के लिए वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं एज प्रिंसिपल, if he can carry on his duties, they can consider him. He said he would if they would refrain from appointing him officially, लेकिन एक शर्त पे कि अगर वो रुके रहें, refrain रुक जाना, मना हो जाना, कि वो ऑफिशियली उनको प्रिंसिपल ना बनाएं, सिर्फ एक्टिंग हेड के तौर पे रखें, तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे। फ्रॉम दैट लास्ट ऑनर विद इन हिज रीच एट लास्ट, वही ऑनर जिसके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी, जिसके ड्रीम्स देखे थे, जिसको आइडियलाइज़ किया था कि वो कभी इस इदारे के प्रिंसिपल बनेंगे, जब उनकी बिल्कुल पहुंच में था तो वो उससे बिल्कुल पीछे हट गए। ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, कि वो पीछे हट गए, फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज अनइक्वल टू इट। ही सेड टू रिवर्स, यू सी आई एम नॉट अ यंग मैन एंड आई डोंट वांट पीपल टू expect a lot from me.
I'm like all these new colonels and majors you see everywhere, just a wartime fluke or rancor, that's all I am really. उन्होंने जॉन रिवर्स को बताया कि मैं एक बाय चांस यहाँ पे एक्टिंग हेड बन गया हूँ, अदरवाइज़ जो होता है कि आउट ऑफ मेरिट या किसी और एबिलिटी की बेस पे आपको कोई ओहदा दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट एक फ्लूक हूँ। जिस तरह ये वार के दिनों में हर बंदा जो है उसको कैप्टन बनाया जा रहा है, कॉर्नल बनाया जा रहा है, मेजर बनाया जा रहा है, जस्ट on the basis of emergency or just on the basis of all the happenings that are going around. So that's why I feel myself quite eligible for all this post, and I would like to refrain from getting this post on permanent basis. 1917, 1918, Chips lived through it all. Chips ने ये सारा ज़माना देखा. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with planes and requests, planes, complaints. और जो भी बच्चों की एप्लीकेशंस होती थी वो उन पे गौर करते और उनको डील करते. आउट ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस हैड एमर्ज अ काइंडली जेंटल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, कि उनका ब्रुकफील्ड में बहुत ही वसी तजर्बा था, तो उसकी बेस पे उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब किस्म की काइंडनेस और एक कॉन्फिडेंस आ गया था जो पहले सालों में नहीं था. टू कीप अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन, के एक तनासुब रखने के लिए, दैट वाज द मेन थिंग. और वो चीज़ थी प्रपोर्शन. इस सदी में, इस नई सेंचुरी में प्रपोर्शन ही मिसिंग था, जिसकी सबसे ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड को ज़रूरत थी. So much of it, the world was losing it. As well, keep it where it had or ought to have a congenial home. Congenial mean likable या suitable, आप कह लें कि जो एक पसंदीदा जगह होती है. ठीक है, तो दुनिया को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाने के लिए इस proportion की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. On Sundays in chapel, it was he who now read out the tragic list. उन बुकफील्डियन स्टूडेंट्स के नाम जो आर्मी में जिन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे जाके उनकी they were killed. And sometimes it was seen and heard that he was in tears over it, कि मिस्टर चिप्स वो लिस्ट पढ़ते पढ़ते आंसुओं से उनकी आंखें भरी होती थीं. Well, why not? The school said he was an old man. They might have despised anyone else for the weakness, कि मिस्टर चिप्स की जगह पे अगर कोई और होता तो उसको शायद वो नापसंदीदगी से उसको देखते हैं, उनके लिए अजीब ये चीज़ होती कि वो वीकनेस का शो कर रहे हैं. लेकिन मिस्टर चिप्स अगर रो रहे होते थे तो उसके लिए वो कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं समझते थे. एंड दे सिंपली बिलीव दैट ही इज़ एन ओल्ड मैन, सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर हिम टू cry over all these things. One day he got a letter from Switzerland from friends there. It was heavily censored, कि ये ख़त जो था बड़े ही राजदारी से उन तक पहुंचाया गया था, but conveyed some news. लेकिन इसमें बहरहाल कोई ख़बर थी उनके लिए. On the following Sunday, after the names and biographies of the old boys, he paused a moment and then added, those few of you who were here before the war will remember Max Stiefel, the German master. He was in Germany visiting his home when war broke out. जब जंग छिड़ गई. मैक्स स्टेफल के बारे में मिस्टर चिप्स ने अनाउंसमेंट की है. जर्मनी का है वो, और जर्मन इस जंग में इंग्लैंड के दुश्मनों में से था. ठीक है, उन कंट्रीज़ में से था जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिन्होंने वॉर की थी. तो ज़ाहिरी बात है जर्मन बाशिंदा जो है उसके नाम अपने शहीदों के साथ पढ़ना, इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग और बड़ी अनयूजुअल किस्म की बात थी. लेकिन मिस्टर चिप्स इन सारे आइडियाज़ को नहीं मानते थे. उनके ख्याल में ह्यूमैनिटी जो है दैट वाज बियॉन्ड nations and their boundaries and all that. He was popular while he was here and made many friends. Those who knew him will sorry to hear that he was killed last week on the Western Front, कि वो भी उसी जंग में मारा गया है. लेकिन बहरहाल वो दुश्मनों की साफ में था. लेकिन मिस्टर चिप्स ने बिकॉज वो
उनका एक अच्छा कोलीग था, उनका एक अच्छा फ्रेंड था, तो इसलिए मिस्टर चिप्स ने, और एक अच्छा इंसान था, दैट्स वाई मिस्टर चिप्स फाउंड इट सूटेबल टू read out his name along with other martyrs of his country. He was a little pale when he sat down afterward, aware that he had done something unusual. He had consulted nobody about it, anybody, no one else could be blamed. क्योंकि ये मिस्टर चिप्स ने खालिस तौर पे अपने तौर पे ये काम किया था और किसी से मशवरा या सलाह नहीं ली थी. Later, outside the chapel, he heard an argument. On the Western Front, Chips said, "Does that mean he was fighting for the Germans?" I suppose it does. कि बाहर जब मिस्टर चिप्स निकले तो लोग ये बहस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो, तो क्या वो दुश्मनों की तरफ था, क्या वो जर्मनी की तरफ था? He was a German. Seems funny then to read his name out with all the others. After all, he was an enemy. Oh, just one of Chip's ideas, I expect. The old boy still has him. कि दुश्मनों का नाम अपने शहीदों के नाम के साथ पढ़ना. It was just a strange thing. But for Mr. Chips, it was very normal. Chips in his room again was not displeased by the comment. Yes, he still had those ideas of dignity and generosity that were becoming increasingly rare in a frantic world. कि वो पुराने ख्यालात जो इज़्ज़त के, डिग्निटी इज़्ज़त को कहते हैं, एंड जनरॉसिटी जो खुले दिल से, फ़याज़ दिली जिसको आप कहते हैं, और ये इस दुनिया में जो एक फ्रेंटिक किस्म की सिचुएशन थी, कि एक कन्फ्यूजन थी और एक वायलेंस था, उसमें ये जो जज्बे थे डिग्निटी और जनरॉसिटी के, ये कम होते जा रहे थे. फ्रेंटिक का मतलब होता है इनसेन, लेकिन यहाँ पे इसके डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब आप उसमें से डिराइव कर सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा थे, और इट वाज बिकमिंग अनईजी for everyone to adjust to in this world, in this new world. And he thought Brookfield will take them too from me, but it wouldn't from anyone else. और ये जो रेयर फीलिंग्स थी, जो रेयर आइडियाज़ थे अबाउट जेनरॉसिटी एंड डिग्निटी, मिस्टर चिप्स ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी समझी कि he was responsible to convey these things to the new generation of Brookfield. Once asked for his opinion of bayonet practice being carried on near the cricket pavilion. bayonet होता है जिसमें उर्दू में इसको संगीन बाजी कहते हैं, कि वो बंदूक के ऊपर एक नाइफ सा लगा होता है, ठीक है, और वो जो है एक्स्ट्रा आप उसको कह लें कि प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स जो हैं इस किस्म के वेपन्स यूज़ करते हैं, और अपने जो विक्टिम होता है उसको ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट पवेलियन, वो जो क्रिकेट का जो मैदान था और उसमें जो पवेलियन बना हुआ था. He answered with that lazy, slightly asthmatic intonation. उनका वो जो उखड़े हुए सांसों का, जिसमें वो बार बार रुक के अपना बात किया करते थे, उनका जो लहजा था, इंटोनेशन, जो उनका एक्सेंट डेवलप हो चुका था, बात करने का स्टाइल जो बन चुका था, दैट हैड बीन सो ऑफन एक्स्ट्रावेगेंटली इमिटेटेड, कि जिसको बार बार इमिटेट किया जाता था, नकल उतारी जाती थी मिस्टर चिप्स की, और इसको स्टूडेंट्स जो थे वो बड़ा ही उनके लिए एक अम्यूजिंग वे था उनकी कॉपी करने का, उसको बड़ा इंजॉय करते थे. इट सीम्स टू मी अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल. कि मिस्टर चिप्स से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या आपकी राय है, तो उन्होंने कहा कि ये लोगों को मारने का इंतहाई वाहियात किस्म का तरीका है, वल्गर वाहियात. द yarn was passed on joyously, appreciated how Chips had told some big brass hat from the war office that bayonet fighting was vulgar. और इस चीज़ को yarn, वो जो धागे का जो एक गोला सा बना होता है, इट मीन्स जो उनकी बात थी उसको आगे कन्वे किया गया, और लोगों ने इसको बड़े इंजॉय किया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात जो है बड़े आराम से कह दी, और उन्होंने इस फाइटिंग को लोगों के मारने का एक जरिया, उनके ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं थी, और वॉर के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. जस्ट लाइक चिप्स, एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, एन एडजेक्टिव जस्ट बिगिनिंग टू बी यूज्ड, ही वाज प्री वॉर. उन्होंने मिस्टर चिप्स के लिए ये एक आइडिया जो है वो माइंड में डेवलप कर लिया कि मिस्टर चिप्स के जो आइडियाज़ थे अबाउट वॉर एंड अबाउट
the misery of people and all that things all the things that were going on in that scenario of war and violence and killing of people, it was all vulgar. और उन्होंने फिर मिस्टर चिप्स के लिए एक एडजेक्टिव या उनकी एक खसूसियत आप कह लें कि उनको एक नाम दे दिया था, एक टाइटल दे दिया था, और वो टाइटल क्या था? ही वॉज प्री वॉर। के उनके जो आइडियाज़ थे और उनके जो नज़रियात थे वो वॉर से पहले वाले ज़माने के थे, कि जिसमें डिग्निटी और जनरॉसिटी के आइडियोलॉजीज़ थी. So this was all about chapter number 14. I will discuss chapter number 15 in my next lecture. Hope you will enjoy it.